Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss sixth part of NMR spectroscopy. Today's topic is factors affecting the chemical shift. केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स या पूरे एनएमआर सिग्नल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, छोटा सा मैं आपको बता दूं कि पहले तो केमिकल शिफ्ट किसको कहते हैं। जब हम एनएमआर सिग्नल बनाते हैं तो डेल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं, डेल वैल्यू 0 होती है तो टीएमएस का सिग्नल आता है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, इस बेसिस पर हम आपका 3 4 5 6 7 इस तरीके से सिग्नल बनाते हैं। तो सपोज़ किसी मॉलिक्यूल के 2 सिग्नल आए तो किसी भी सिग्नल के टीएमएस से जो डिस्टेंस आती है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल शिफ्ट, और ये केमिकल शिफ्ट आपकी शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट को भी समझाता है। डेल वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा शील्डेड, डेल वैल्यू जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा डिशील्डेड। तो ये आपका केमिकल शिफ्ट को क्लियर करता है। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहला हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला था विदाउट इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला 0.5 से 2 ppm के बीच में सिग्नल देता था, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है तो उसके जो प्रोटॉन के सिग्नल आते हैं वो 2 से 5 ppm के बीच में आते हैं। तो 2 से 5 ppm के बीच में जो सिग्नल आते हैं इसके, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ने से आपका डेल वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जाता है। तो डेल वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होगा उसकी डेल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल से आपको समझें ऐसा होता क्यों है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। CH3 CH2 Cl, ए टाइप बी टाइप, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल। जब हम इसका सिग्नल बनाएंगे तो TMS का आ गया 0 1 2 3 4 और आपका 5। तो आपका 0.5 से 2 ppm के बीच में 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा। ये आ गया ए टाइप का सिग्नल। और बी टाइप का इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है तो 2 से 5 ppm के बीच में बी टाइप के प्रोटॉन का सिग्नल आता है। तो 2 से 5 के बीच में एक सिग्नल आ जाएगा आपके पास जो कि बी टाइप के प्रोटॉन का आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है। इसकी केमिकल शिफ्ट इतनी है और इसकी केमिकल शिफ्ट इतनी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब इससे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब किसी प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम फील होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फीलिंग सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दे गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम फील करेंगे, और जब कम फील करते हैं तो वो वाले प्रोटॉन डिशील्डेड हो जाते हैं और उनका डेल वैल्यू ज़्यादा आता है, हाई आता है। इसलिए 2 से 5 ppm के बीच में ये सिग्नल आपका दे रहा था। तो आपके पास सिंपली बोलूँ तो देखो इधर की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है तो इसका सिग्नल 0.5 से 2 के बीच में आया, लेकिन इस वाले का सिग्नल 2 से 5 ppm के बीच में आया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ने से आपका डेल वैल्यू इंक्रीज करता है या केमिकल शिफ्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है या केमिकल शिफ्ट बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद आपके पास एक है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर हम एग्जांपल्स को लेकर के बात करें तो जैसे आपके पास CH3OH हो गया, CH3NH2 हो गया, आपके पास CH3F हो गया। तो आपके पास यहाँ पर अगर हम इन एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसकी डेल वैल्यू को डेल 1, इसकी डेल 2 और इसको डेल 3 मानूँ तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो डेल वैल्यू उसका उतना ज़्यादा होगा। तो डेल 3 का सबसे ज़्यादा, डेल 2 का उससे कम, ऑक्सीजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो डेल वैल्यू का जो ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रिस्पेक्ट में वो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इस तरीके के इलेक्ट्रोनिगेटिव फैक्टर से भी इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरा टॉपिक है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर है जिस फैक्टर के बेसिस पर आप किसी केमिकल शिफ्ट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में हम कैसे बात करते हैं कि अगर आपके पास ध्यान से देखें तो डेल वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा डेल वैल्यू उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपके पास अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की बात करें तो इस वाले के अगर देखें तो ये 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है टोटल, और सबका इन्वायरमेंट एक जैसा है। तो इन 6 के 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, वो भी कहाँ पे
0.5 से 2 के बीच में, 0 1 2 3 4 5, 0.5 से 2 के बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी को हम लास्ट पार्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि इनका सिग्नल 0.5 से 2 के बीच में सिग्नल आ गया, 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल आ गया, ये भी ए टाइप, ये भी ए टाइप। अब अगर इसी फॉर्मेट को हम ऐसे बना लें तो यहाँ पर एक टॉटोमेरेज मूवी शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो पाई बॉन्ड इधर आ गया आपका, तो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड और O पे OH आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे, पहले तो एक सिग्नल, दो सिग्नल और तीन सिग्नल, तीन सिग्नल यहाँ पर आएंगे, ए टाइप का, बी टाइप का और सी टाइप का। तो इसी मॉलिक्यूल का अगर टॉटोमर का भी सिग्नल, अगर ये टॉटोमर फॉर्मेट में तो पाया जाएगा, इसका भी सिग्नल आएगा, इसका भी सिग्नल आएगा। तो इसका सिग्नल जो आएगा वो 0.5 से 2 के बीच में इसका सिग्नल आएगा ए टाइप वाले का। डबल बॉन्ड वाले का कितने पे आता है 5 से 8 के बीच में, तो ये बी टाइप वाले का सिग्नल आ गया। OH का भी सिग्नल जो होता है वो 2 से 5 के बीच में आता है आपके पास, 2 से 5 के बीच में इसका सिग्नल आ जाएगा। सी वाले टाइप के प्रोटॉन का सिग्नल आ गया। तो ये जो सी वाला जो सिग्नल आपके पास आया है एक प्रोटॉन का, ये 2 प्रोटॉन का था और ये 3 प्रोटॉन का था, तो हाइट थोड़ी बड़ी बना देंगे, 3 प्रोटॉन की, 2 प्रोटॉन की कम, 1 प्रोटॉन की और कम बना देंगे। तो ये आपका सिग्नल यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो ये जो हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पर इसके सिग्नल तो यहीं पे आ गया था 0.5 से 2, लेकिन इसका 2 से 5 के ppm के बीच में आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस हो जाएंगे अदर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो डेल वैल्यू इसका इंक्रीज़ कर जाता है इस OH वाले का। तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे डेल वैल्यू क्या करती है, जनरली इंक्रीज़ करती है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता लेकिन इफेक्ट तो पड़ता ही है। तीसरा है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम और एग्जांपल्स पे बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कितने फैक्टर पे बात कर चुके हैं, 1 2 3, एक फैक्टर और बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो थर्ड फोर्थ वाले पे बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, हमने sp2 और sp3 टाइप मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। NMR जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आपके पास कार्बन 4 ही वैलेंसी बना पाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 तक ही जनरली आता है। आपने देखा होगा कि sp3 विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.5 से 2 के बीच में, ये 5 से 8 के बीच में और ये 2 से 3 के बीच में सिग्नल देता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज वाले का सिग्नल सबसे कम, sp वाले का उससे ज़्यादा, क्योंकि 2 से 3 के बीच में इसका सिग्नल मैंने लिखाया था, 0.5 से 2 के बीच में इसका सिग्नल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को हटा के बोलें तो जनरली इसका वैल्यू, डेल वैल्यू कितना आता है 0.5 से 2, और इसके सिग्नल की बात करें तो ये 2 से 3 ppm के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले का सिग्नल आता है। और sp2 वाले की बात करें तो sp2 वाले का सिग्नल 5 से 8 ppm के बीच में सिग्नल आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप देख सकते हो। चाहो तो आप इसे S कैरेक्टर से भी कोरिलेट कर सकते हो। S कैरेक्टर इसमें कितना परसेंट है, 25, 25% P का, तब 75 और 25 100% बनेगा। 50% S कैरेक्टर है, यहाँ पर 33.3% S कैरेक्टर है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन से डेल वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर इफेक्टिंग एक टॉपिक हो गया जिससे इफेक्ट पड़ता है। एक टॉपिक और है जो इसको इफेक्ट करता है, वो है आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट एक बड़ा टॉपिक भी है, और इस इफेक्ट पे क्या होता है उस पर हम अभी बात करते हैं। फिलहाल आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो अभी ये एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है। इस इफेक्ट से डेल वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम समझेंगे। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एल्कीन जो होते हैं, एथीन होते हैं, इसका सिग्नल हमें पता है। पहले तो चारों के चारों सेम टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन का 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा और 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन का 1 NMR सिग्नल आएगा। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करें तो इन 2 प्रोटॉन का 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन का 1 NMR सिग्नल आएगा, और 1 NMR सिग्नल आएगा। तो इसका सिग्नल जो हमें पता है, डबल बॉन्ड वालों का 5 से 8 ppm के बीच में आता है, और ट्रिपल बॉन्ड वालों का जो सिग्नल है वो 2 से 3 ppm के बीच में इसका सिग्नल आता है।
तो 2 to 3 ppm के बीच सिग्नल आएगा और इसका 5 से 8 ppm के बीच में सिग्नल आएगा। तो इसका सिग्नल इतना ज़्यादा और इसका सिग्नल इतना कम क्यों आता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसी को एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भी मल्टीपल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्डेड सिस्टम है, ये भी पाई बॉन्डेड सिस्टम है, इसका कम और इसका ज़्यादा क्यों आता है उसे समझते हैं। आपके पास ये है एथीन मॉलिक्यूल। तो एथीन मॉलिक्यूल में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 1 2 3 सिग्मा पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो sp1p2 sp2 इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर और इसकी ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली प्लेनर होता है, ऐसे होता है। ये आपका ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पर आपका एक H लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एक H लगा हुआ है, यहाँ पर एक H और यहाँ पर आपका एक H लगा हुआ है। तो यहाँ पे H होता है तो ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखता है, जबकि आपके पास इसके पास एक pz ऑर्बिटल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इस तरीके से होगी, और ट्रायगोनल प्लेनर ये है और इधर भी 2 H ऐसे लगे हुए हैं। तो इसके पास एक pz ऑर्बिटल है जो z एक्सिस के लॉन्ग है, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके अबव द प्लेन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर है CH ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन पर है, लेकिन अबव द प्लेन और आपका बिलो द प्लेन साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन घूम रही है। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं कर पाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे घूम रही है तो ये प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं कर पाते क्योंकि ये तो प्लेन पर है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका जो pz ऑर्बिटल है वो कैसे होगा, बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के पीछे, बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के पीछे। तो अबव द प्लेन बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, तो बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमेगी तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं कर पाते हैं, और ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके डिशील्डिंग जोन में चले जाते हैं या डिशील्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका सिग्नल 5 to 8 ppm के बीच में आता है। जबकि अगर हम इथाइन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथाइन मॉलिक्यूल में आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें, ये कार्बन है और यहाँ पर एक H लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो एक्चुअली ये पाई बॉन्ड बने कैसे होते हैं, आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग py ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके पास एक py ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, इसके पास एक pz ऑर्बिटल है और ये आपका pz ऑर्बिटल है। तो y वाले साइड वाइज ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, और z वाले जो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है तो ये भी क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में बनती है, चारों तरफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती रहती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मॉलिक्यूल तो लीनियर है लेकिन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है। वैसे तो ये H यहाँ पर है लेकिन ये H इस कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करने लगता है, और जब ये वाला H इस चारों तरफ से घूमने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करता है, तो जब कोई भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टच करता है या फील करता है तो वो शील्डेड जोन में चला जाता है या वो शील्डेड हो जाता है, और आपका डेल वैल्यू इसका क्या आता है, लो आता है। और डेल वैल्यू जब इसका कम आता है तो डेल वैल्यू इसका 2 to 3 ppm के बीच में इसका सिग्नल आता है, और इसका सिग्नल 5 से 8 ppm के बीच में आता है, और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो अगर आपके पास कोई भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करता है तो वो आपका शील्ड हो जाता है, और अगर कोई प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं करता तो वो आपका डिशील्डिंग जोन में चला जाता है। आप इसे इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने अपनी तरफ ले ली थी, तो ये वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं कर रहे थे, इसका सिग्नल 2 से 5 ppm के बीच में आता है, जबकि इस पर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, 0.5 से 2 ppm के बीच में इसका सिग्नल आता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो इधर ले गया, तो इसे फील ही नहीं हो पा रहा, तो ये डिशील्डेड हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करते हैं वो शील्डेड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं करते वो डिशील्डेड हो जाते हैं। तो आप इस इफ़ेक्ट को ही आपका एनाइसोट्रोपिक इफ़ेक्ट कहते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम बात करें समझने के लिए, समझाने के लिए आपको, तो आपके पास एक एग्जांपल ये भी हम समझ सकते हैं। आपका एक एग्जांपल यहाँ से समझ सकते हैं, इनको आपका एन्युलिन सिस्टम कहा जाता है और ये आपके एन्युलिन सिस्टम है। तो इस वाले के एग्जांपल ये बनाएं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये आपके हैं। अगर हम यहाँ देखें तो एच 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 और ये आपके एच हैं। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में, डबल बॉन्ड वाले सारे कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में, और सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखेंगे। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कहाँ पे होगा, प्लेन पर होगा। अब पूरा मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, ये भी प्लेनर 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 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो पूरा मॉलिक्यूल बोर्ड पर है। तो एक्चुअली में इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन और भी हैं जो अंदर की तरफ हम दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी हाइड्रोजन है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि आपके पास जो बाहर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स बोर्ड पर हैं, और sp2 ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके इन्होंने क्या बना रखी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे घूम रही है। और जब बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे घूमेगी तो ये प्रोटॉन इसको फील नहीं कर पाते और ये डिशील्डिंग जोन में चले जाते हैं या ये डिशील्डेड हो जाते हैं, और इनका जो डेल वैल्यू है वो आपका 9.5 ppm के बीच में सिग्नल देता है। जबकि ये जो मैंने रेड पेन से बना रखे हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहते हैं और यहाँ पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से कुछ प्रोटॉन्स बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे, वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखना चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे चले जाते हैं। अब क्योंकि बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही थी और बोर्ड के नीचे घूम रही थी, तो ये प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करेंगे तो 6 प्रोटॉन जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, शील्डेड हो जाएंगे, और शील्डेड हो जाने की वजह से इसका जो डेल वैल्यू आएगा वो आपका -3.9 ppm के बीच में इसका सिग्नल आने लग जाता है, निगेटिव में पहुंचने लग जाता है। तो आपके पास जब कभी भी कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करता है वो शील्डेड हो जाता है और डेल वैल्यू बहुत कम आता है, जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन घूम रही है, तो इसका जो डेल वैल्यू आता है वो 9.5 ppm या डेल वैल्यू ज़्यादा आता है। इसको आपका शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट तो है ही है, और इस इफेक्ट को आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल चाहें तो हम इसमें और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ये एक एग्जांपल और बता देते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट का। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो आपके पास यहाँ पर अगर इन प्रोटॉन को देखें तो आपके H H H H H H H अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल जो इसमें प्रोटॉन्स है आपके पास, तो ये जो है आपके पास ये आई थिंक मैंने कुछ बहुत ज़्यादा जितने भी हैं आपके पास 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 प्रोटॉन का जो है वो सिग्नल आएगा, और सिग्नल जो आता है 16 प्रोटॉन का, क्योंकि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, तो इसका जो सिग्नल आता है वो आपका 8.9 ppm के बीच में आता है, अराउंड 9.5 ppm के बीच में आता है। जबकि ये जो अंदर की तरफ प्रोटॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्रोटॉन का जो सिग्नल है, क्योंकि वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही थी, और ये प्रोटॉन उसको टच करने लगते हैं या फील करने लगते हैं
तो उसकी वजह से ये शील्डिंग जोन में चला जाता है और इसकी जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट -1.8 ppm पे इन वाले प्रोटॉन का सिग्नल आता है, NMR सिग्नल आता है, क्योंकि इस इफ़ेक्ट को आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। फिर से बस एक लाइन में बोलूँगा, जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करते हैं वो शील्डेड हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील नहीं करते वो डिशील्डेड हो जाते हैं। डेल वैल्यू ज़्यादा आता है, जो शील्डेड होते हैं उसकी डेल वैल्यू कम आती है। आप देख सकते हो कि इन एग्जाम्पल में डेल वैल्यू निगेटिव तक में आ रही हैं। और बाकी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पिएंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।